आइंदा मिडल ईस्ट की भी पॉलिसीज जो है वो पाकिस्तान की भी साइड करेगा। पाकिस्तान इज नाउ लीडर ऑफ द मॉडल। अपनी पूरी जिंदगी में पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी नहीं देखी जो अब पाक ईरान के गैस पाइपलाइन के बाद मुझे तो बहुत ज्यादा चांसेस लगते हैं। इमरान खान को मैं खुद कहता था कि तुम इतना क्यों रिलाई करे। मौलाना फजल रहमान जब पहला धरना देने आ रहे थे तो मैंने इमरान खान कहा इसको एंगेज करे पोलिटिकली, ही इज अ पॉलिटिकल पर्सन। और नहीं वो जनरल फैज में जो काम जब से एमक्यूएम आई है दुबई की इन्वेस्टमेंट शुरू होगी क्योंकि उसने कराची आ उसके बाद अभी पीएलए को कौन सपोर्ट कर रहा है, टीडीपी को कौन पैसे दे रहा है। हालांकि पाकिस्तानी ना होता तो यूएई का होता। हाँ। ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड में जो सड़क बनाई है वो हमारे मसूद ने बनाई है। ये जो बड़े बड़े ग्लास बिल्डिंग्स और प्लाजा है ये हमारे पठानों ने बनाई है। इस्लामिक नेटो जो है ये अब जरूरत है और इसको एक्टिवली वर्कआउट करना पड़ेगा। इसमें टर्की भी, सऊदी अरेबिया भी, इजिप्ट भी, पाकिस्तान भी और भी ममालिक है इसमें। पाकिस्तान में मुबश्शिर लुकमान साहब वो नाम है जो पाकिस्तान के हवाले से हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं। वो दौर जिनमें पाकिस्तान पर इक़्तिसादी मुश्किलात रही हैं, खारजी मुश्किलात रही हैं, इनकी शख्सियत वो है जो पाकिस्तान का फ्यूचर हमेशा ब्राइट देखती रही है। उनसे से पूछेंगे कि ये मौजूदा ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में जिस तरह पाकिस्तान का किरदार आया और इस जंग के अगर रुकने में पाकिस्तान का किरदार होता है तो ये पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी तौर पर कितना एक फ़ायदेमंद होगा। मुबश्शिर साहब बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपको क्या लग रहा है ये जो पाकिस्तान का किरदार बना है ये पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में कितना एक मस्बत साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको मुबारक है, आपने ये अपना यूट्यूब पे शुरू किया। अल्लाह करे कि इसको तरक्की हो और आप फायदा भी हो। शुक्रिया। और लोगों को भी अच्छी स्टोरियां मिले आपकी वजह से। देखिए पाकिस्तान इस वक्त राइट नाउ पूरे साउथ एशिया में और बल्कि वेस्ट एशिया में नंबर 1 कंट्री हो गया और आइंदा मिडल ईस्ट की भी पॉलिसीज जो है वो पाकिस्तान ही डिसाइड करेगा। पाकिस्तान इज नाउ लीडर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पूरे ये जो इस्लामाबाद अकॉर्ड हो रहा है इसमें अगर कोई इस वक्त उल्टे औंधे मुंह गिरा हुआ है और मर रहा है वो इंडिया है। और इंडिया जो है वो उसका बुरा वक्त जो है वो तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से शुरू हुआ हुआ है लेकिन अब वो उरूज को पहुंचा हुआ है। और इस साल आप देखेंगे कि इंडिया और कितना एक्सपोज होगा और अल्लाह ताला पाकिस्तान फिर से देगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी पूरी ज़िंदगी में पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी नहीं देखी जो अब है। और स्पेशली हमारा फॉरेन ऑफिस जिस तरह से काम कर रहा है, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री जिस तरह से काम कर रही है, इन्होंने पूरी दुनिया में जो इम्पॉसिबल टास्क उनको अचीव किया। देखिए चाइना और अमेरिका दुश्मन है, दे डोंट लाइक ईच अदर। सऊदी और ईरान एक दूसरे को नहीं पसंद करते। इसी तरह और बड़े ममालिक हैं ऐसे। हमारी सबसे दोस्ती और हमने सबके साथ बना के रखी है। यही है दी आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी। और आज आतिफ मियाँ का एक आर्टिकल छपा। आतिफ मियाँ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वर्ल्ड बैंक के और एशियन बैंक के इन सारों के साथ लेंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान की वजह से दुनिया को $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी का फर्क पड़ा। आज उनका आया आर्टिकल, ये मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, आप दिखा सकते हैं लोगों को। तो ये इसका ट्रिपल डाउन इफेक्ट पाकिस्तान पे भी तो हो रहा है ना। पाकिस्तान पे बहुत इफेक्ट होना है इसका। पाकिस्तान इंशाल्लाह ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट आएगी बल्कि प्रोजेक्ट्स लगेंगे और आपकी अभी एनर्जी कॉस्ट जरा जब रीविजिट हो जाएगी तो आपको फर्क नजर आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हुकूमत पाकिस्तान को करनी चाहिए फौरी तौर पे, जिन पे अभी शायद ध्यान कम है, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे वाटर रिजर्वायर्स है। अगर हम ये 2 चीज़ें कर लेते हैं सही तो फिर तो हम किसी के आगे मुताजगी नहीं होनी है। आप ये देखें अमेरिका की 2 इंडस्ट्रीज हैं, एक डिफेंस इंडस्ट्री है, दूसरी एग्रीकल्चर। तो डिफेंस इंडस्ट्री तो हमारी चल पड़ी है। पूरी दुनिया हमसे जहाज़ों के भी ऑर्डर बुक कर रही है, टैंकों की भी ऑर्डर बुक कर रही है, फायर आर्म्स भी हमसे ले रही है, हमसे ट्रेनिंग भी करवा रही है अपनी आर्मीज की। अब उनके सिस्टम्स भी बना रहे हैं। अब हमें एग्रीकल्चर में इम्प्रूव करना है। हमारे फार्मर के पास ना सर्टिफाइड सीड है, ना उस बेचारे के पास पूरा पानी है, ना उसके अपने जानवरों की बंड है। गवर्नमेंट को अब ये चीज़ें उसको पैदा करके देनी है तो फिर यू विल बी सेटल्ड। अच्छा, अभी अपने एनर्जी की बात की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा यहाँ पर हमेशा इशू रहा है। आप किसी एप्टिमा से बात करें, आप चैम्बर के लोगों से बात करें, एप्टिमा से तो नहीं किया करें। अच्छा वो मतलब ये लोग दबाव बना रहे हैं इस मुल्क में।
अच्छा, ये मैं कई बारी कह चुका हूँ इन लोगों को, इनको किस चीज़ की किकबैक्स चाहिए होते हैं और क्यों इनको सब्सिडियाँ चाहिए। ये अपने पूरे पैसे नहीं लाते बाहर से हाँ, पाकिस्तान। ये देखिए यूएई में इनके बिलियंस डॉलर्स पड़े हैं। यूएई नहीं सिर्फ, इनके यूरोप में भी पड़े हैं। ये इनकी जितनी ये एक्सपोर्ट होती है उसके तो भी मैं ऑफ हैंड आपको बता रहा हूँ, आधे पैसे इनके बाहर होते हैं। दूसरा, एप्टमा में 150-200 या मैं को बता रहे होते हैं जितनी फैक्ट्रियां बंद होगी, वो इसलिए नहीं बंद हुई कि इनको पावर महंगी पड़ी है, ये उसमें पड़ी है। सारों ने अपने अपने बच्चों को बनाया, किसी प्रोफेशनल को तो बनाया नहीं है, सीईओ हाँ, वगैरह, ठीक है ना। वो नस्ल दर नस्ल चल रहा है। नस्ल दर नस्ल अपनी खानदान में रखना, पुत्र भावे नलायक कोई और अगरबत्ती जलान दे जोका होए और सीईओ बना देंगे ने। फिर इनकी कई कंपनियां तो डिसाइड होती हैं बैंकक्रप्ट होने के लिए, अच्छा, क्योंकि ओवर इनवॉइस करा के लोन बहुत लिया होता है मैंने, फिर उसको बैंकक्रप्ट कराते हैं और दूसरे नाम से शुरू कर लेते हैं। ये धंधा है। मेरे पास लिस्ट पड़ी है 12,500 कंपनियों की पाकिस्तान में, जिन्होंने अपने क्या कहते हैं लोन्स को राइट ऑफ करवाया या री राइट करवाया, ठीक है। 12,500 उन्हीं को लोन दोबारा मिल जाते हैं। वही बड़े बड़े लेकिन ये इंडस्ट्रियलिस्ट। सारे बड़े बनते ही इस तरह लोन लेके बड़े बनते हैं। पहले कौन सा बड़े बनते हैं, बनिए की औलादे सारे, पंसारियों के औलादे। आई मीन पार्टीशन से पहले हर एक की कहानियां थी कि हमारे वहां पे इतने बाग थे, इतने घर थे, कितने 4-5 फैमिलीज होंगी, 10 फैमिलियां होंगी, 20 फैमिलियां होंगी जिनका बाकी कुछ होगा पार्टीशन से पहले। लेकिन पार्टीशन के बाद सारी अपना जो है वो रेल पेल हो गई सारों की, क्यों क्लेम्स डाल डाल के। पहले तो ये सारे आपके मॉल्टोन के घर, जमान पार्क की जमीन है, ये सारी क्लेमों में आएंगे ना। हाँ, मुझे खुद माजिद खान ने बताया कि हमने तो कुछ ही दिया इन घरों का, ना इमरान खान ने, ना उसने, ना अपना वो उसने जावेद जमान ने, ना किसी ने। आके बस सेटल हो गया, हमारे तो उधर थे जी जलंधर में, उसके बदले यहाँ पे ये जमीन पसंद है, ये ले ली। वो मोल्डोन में तो हालत ये थी कि लोग जो पहले आए वहां पे भागते हुए हिंदू जो थे बेचारे अपने पंखे तक भी बंद करके गए। तो पंखे नहीं इनको बंद करने आते थे, तो डांगे मार मार के पंखों को रोकने की कोशिश करते रहे। ये ओरिजिनल सेटलर्स का हाल है। ये फायदा नहीं रहा है जो। पाकिस्तान ने दिया ही है सबको, पाकिस्तान को खाया है इन लोगों ने। अच्छा, एनर्जी वैसे हमारी मतलब कौमी तौर पर तो जरूरत है, आम आदमी की है। जरदारी साहब ने जब उनकी गवर्नमेंट थी बिल्कुल आखिर पे पाक ईरान गैस पाइपलाइन जो है मुआहदा कर लिया था, और उधर से ईरान ने वो पाइपलाइन भी बिछा दी थी। अगर ईरान को कुछ पाबंदियों में नरमी मिलती है तो क्या पाकिस्तान ही होगा जिसके थ्रू अमेरिका या वेस्ट जाएगा ये नरमी, और उसमें क्या पाक ईरान गैस पाइपलाइन के चांसेस? पाक ईरान के गैस पाइपलाइन के तो अब मुझे को बहुत ज्यादा चांसेस लगते हैं, बल्कि जो है ये एक लाइफलाइन हो जाएगी हमारी, जो कतर से हम लुट रहे थे और जो शायद खान अब्बासी की मेहरबानी है जिस तरह के उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हुए थे, तो वो तो फोर्स मेजोर के तौर पे हाँ, खुद करने ही नहीं पड़ा, वो कुबेनु लापरवाह ठीक है ना। तो वो अब अगर हम ये कर लेते हैं तो ये हमें बहुत सस्ती गैस मिलेगी, अनइंटरप्टेड गैस मिलेगी। लेकिन मैं आज भी समझता हूँ इस गैस को लोकल कंजम्पशन में ना दें। अच्छा, ना फैक्ट्रियों को, चले इनिशियली आपने फैक्ट्रियों को देनी है, आप जरूर दे दें, लेकिन जब आप इससे पावर जनरेट करते हैं ना तो आपकी बहुत सस्ती आपकी बिजली प्रोड्यूस होती है। हमने अपनी भी ये गैस को वाइट गोल्ड कहते हैं पूरी दुनिया में। हमने 50 साल घर घर हीटर लगा के इस गैस को तबाह कर दिया। पूरे यूरोप और अमेरिका में आप चल जाए, इलेक्ट्रिक वो चूल्हे है, सब कुछ इलेक्ट्रिक है। वो 2 रुपए का यूनिट बनाते हैं और वो हर एक को मिल जाता है, बारे में पड़ता है। जो आज जब थोड़ा आजकल तो महंगा हुआ है, लेकिन एनर्जी उससे आप क्रिएट करते हैं तो बहुत सस्ती पड़ती है। तो लेकिन ये है कि उसका आपको फायदा है। अब अमेरिका हमारी एक्सपोर्ट्स में भी सबसे अहम मुल्क है। टैरिफ की बात होती है कि अब भी हम 19% टैरिफ पे हैं, इंडिया 18% पे है। ये मुज़ाकराती अमल के बाद पाकिस्तान मुज़ाकरात से तो ताल्लुक मतलब हमारी ताल्लुक नहीं है, ये जुड़ होते हैं सारे। अच्छा, दूसरे वो मैं यही कह रहा हूँ ना कि अब मेरा बच्चा अगर नलायक है तो मैं हुकूमत का कसूर डाल दूँ इसको, ठीक है ना। मैं अगर मेरी बेटी काम नहीं करी, मैं को हुकूमत का कसूर है, उसकी मर्जी की जॉब नहीं। देखिए आप इंडिया की एग्जांपल देते हैं ना, ये इंडिया की एग्जांपल दे। इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कोई 11 लॉबिंग फर्म्स हायर की है पिछले 15 साल से। वो उनके डिफरेंट सेक्टर्स की, वो यान की अलग और स्पिनिंग की अलग और नेटवेयर की अलग, उनकी लॉबिंग करते रहते हैं। एप्टमा वाले पैसे खुद हड़प कर लेते हैं ना।
अपनी इंडस्ट्री में कहाँ लगाते हैं? हाँ, अपने प्लांट लग जाते हैं इनके, लेकिन ट्रेड में भी नहीं लगाते। कमाल की बात है, एप्टम अब 25-25 बिलियन डॉलर करती रही एक्सपोर्ट, आज तक एक स्कूल नहीं बना सकी टेक्सटाइल का इस मुल्क में। बिल्कुल नहीं बना सकी, आज बिल्कुल तक नहीं। एक स्कूल नहीं बना सकी कि हम प्रोफेशनल निकाल दे। बांग्लादेश ने 2 साल पी एक्सपोर्ट उन्होंने पकड़ के अपने कॉलेज बना दिए टेक्सटाइल के। सीड्स तक नहीं प्रोवाइड कर सकते ये कपास का। बात ये है, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये क्रिमिनल हरकत है, मैं आपको उस पर भी आता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट तो एप्टमा या तो हमेशा ब्लैकमेल होती है। ये क्या करते हैं कि यान को एक्सपोर्ट कर देते हैं चाइना और बांग्लादेश। हमारा यान जो है रॉ मटेरियल है बेसिकली, ये उसको कहते नहीं, ये तो फिनिश मटेरियल है। और जब हम यान एक्सपोर्ट करते हैं उसमें चाइना से हम अपनी शर्टें और पैंटें हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वैसे तो हम हमारे गले से नहीं कर रहे। ठीक है ना, गवर्नमेंट को तो चाहिए ब्लॉक कर दे यान की एक्सपोर्ट को टोटली, यहाँ से फिनिशिंग प्रोडक्ट हो, फिनिश प्रोडक्ट जाना चाहिए। हमको अपनी जिप तक 25 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, जिप हम बाइक के जापान से इंपोर्ट करते हैं। यानी एक ऐसी हफ्ते में आज तक जिप नहीं बनवा सकी इस मुल्क में। वह काज बनाने वाली मशीन नहीं बना सकते, बटन लगाने वाली मशीन नहीं बना सकते, इंडस्ट्री पे आई नहीं। ये लोग से अपने प्लांट्स लगाने के हैं। एक और मेरा स्पिनिंग प्लांट, मेरी जी 2 लाख स्पिंडल्स है जी, मेरी 1.5 लाख स्पिंडल है, फिर चला लो जो बारे पहन दिए थे। देखिए बात यह है कि लॉबिंग फर्म्स हायर करें अपनी अमेरिका में खैर सगाली के तौर पे ऐसा नहीं होता, हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल। वो आप उनको स्पेल आउट करें वहां पे, आपकी डिफरेंट इंडस्ट्री के वहां पे लॉबिंग फर्म्स होनी चाहिए। आपकी इसको छोड़ दें, आपकी फिल्म इंडस्ट्री की होनी चाहिए, आपकी एग्रीकल्चर की होनी चाहिए, आपकी टेक्सटाइल की होनी चाहिए, आपकी डिफेंस प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए, आपकी GF-17 थंडर के लिए होनी चाहिए, हर चीज की होनी चाहिए लॉबी यार। वहां पे लॉबिंग फर्म जो उनको मार्केट करे, जो लोगों को बताए कि ये प्रोडक्ट क्यों अच्छा है। अच्छा, ये जो अगर हम देखें खारजा पॉलिसी में दीवार के पीछे देखने वाला, अब एक टाइम था कि हमने देखा कि चाबहार समेत इंडिया ईरान के बहुत करीब था, इसराइल से भी उनके ताल्लुकात थे, अमेरिका के साथ भी वो मोदी और ट्रंप की यारी, कहाँ पर मिस कर गया इंडिया? हालांकि ये कि इंडिया का लालच जो था कि हम जब उनको अमेरिका से मारे पड़ रही थी अभी, तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो याद करा रहा था मोदी को कि तुम्हारे इतने जान गिरे और इतना टैरिफ लग गया। तो वो बेइंतहा जाके आके इसराइल की गोद में बैठ गया, और नेतन्याहू ने उसका ख्याल था कि मुझे इन्होंने हालात बेहतर कराने, ठीक है, उसने इनिशियली टैरिफ वैरिफ उसका हटवा दिया, तो उसके लिए कर दिया, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, इंडियन टैरिफ में नेतन्याहू का किरदार है, ऑफ कोर्स। तो और क्या है, देखिए, लेकिन उसके अलावा इंडिया में क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनकी लॉबिंग बहुत स्ट्रांग वहाँ। और इंडियंस जो हैं, आप ये देखें कि वो व्हाइट हाउस के अंदर है, इंडियंस यूनाइटेड नेशंस के अंदर, इंडियंस आपको हर जगह पे वहाँ पे इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग पोर्टफोलियोज में नजर आएंगे। उसके बावजूद लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस का जो हाल है, मेरा नहीं ख्याल कि 78 साल में पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कभी इतना अच्छा था। हमारी एम्बेसीज काम कर रही हैं, हमारे जो फॉरेन मिशन है वो काम कर रहे हैं, और वह इसमें सागदार सबको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिस तरह से उन्होंने एक लुक बदली है पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की। ये जो हम इस्लामाबाद अकॉर्ड करवा रहे हैं, ये कोई छोटा काम है। यूनाइटेड नेशंस या फेल हो गई, G20 से कुछ नहीं हो सका, ठीक है, GCC से कुछ नहीं हुआ, OIC से कुछ नहीं हुआ, और पाकिस्तान बैठ के ये अकॉर्ड करवा रहे। इसमें जो ये एमी इंडिया को मौत पड़ी हुई है, इतने उनके जो एंकर्स हैं और जर्नलिस्ट हैं उनको पटियां लगी हुई है सर, वो तो ग्रीन कलर की पटियां लगी समझ से ही बाहर है, वो तो पागल। अच्छा, अपने जैसे का इसहाक डार साहब ने किया, ये कितना एक अच्छा है कि अमेरिका को जब भी हमारी पहले जरूरत पड़ती थी तो हमने देखा कि यहाँ पर फौजी हुक्मरान आ जाता था, लेकिन अब हमें ये लगता है कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है वो एक पेज पे है, तो उसका फायदा जो है वो बहुत अल्टीमेट मिल रहा है हमें। देखिए, वो पहले भी हुआ है और अब भी अगर हुआ तो वो यही होगा कि सियासतदान अपनी स्पेस खुद देता है। जब सियासतदान काम नहीं करता और 2 नंबरी से ऊपर आना चाहता है, तो फिर वो हर एक से हाथ मिला देता है और उसको कहता है यस सर, एज यू विश सर। तो वो उस तरह लगा रहता है कि मैं कहा उठते थे आ जाओ ना, फिर देख लवांगे, वो फिर स्पेस आपको नहीं मिलती है। जब भी मार्शल लॉ आया, वो सिविलियंस का कसूर था और कभी भी नहीं था, ये मैं मानता ही नहीं। मेरी बात काफ़ी सिविलियंस को बड़ी बुरी लगेगी, लेकिन ये हमेशा इमरान खान को मैं खुद कहता था कि तुम इतना क्यों रिलाई कर रहे हो, जैसे
मौलाना फजल रहमान जब कल धरना देने आ रहे थे तो मैंने इमरान खान कहा कि इसको एंगेज करें पोलिटिकली, ही इज अ पोलिटिकल पर्सन, और कहा नहीं, ओरिजिनल फैज विल लुक आफ्टर इट। और मैंने कहा आप उनको क्यों इतनी स्पेस दे रहे हैं, उनका काम नहीं है। अब 4 बंदे जाएंगे, मिलेंगे, गले मिलेंगे, तस्वीरें उतरेंगी, कुछ दे देंगे, ले लेंगे, तो अना का मसला ना बनाए, बट इवेंचुअली आपने ज्यादा स्पेस से दी, पकड़ के फिर आप बाद में चीखे मारते हैं। तो स्पेस सिविल ही नहीं देता। लेकिन डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो, दोनों सूरतों में इस वक्त आपको सेहत मिलती है जब आप कुछ करने के काबिल होती है। पूरा मिडिल ईस्ट डिक्टेटर है, अमेरिका उनको रिस्पेक्ट देता है, ऐसी बात तो नहीं है, इसलिए कि वो उसको कुछ देने के काबिल है। चाइना डिक्टेटर है, गिव एंड टेक की साइंस है ये। अब मेरे मुल्क को क्या फायदा है आपकी जात से? इस वक्त पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के ऊपर पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिपेंड कर रही है, पूरी दुनिया। इसमें जो नहीं, ये तो वो इंडिया की जैसे आपने बात की, वहां तो हमें पता नहीं कब से फेल्ड स्टेट और पता नहीं। वो उनके कहने का, वो तो बकवास करते रहे। 90 करोड़ लोगों को तो रोज गवर्नमेंट राशन देती है वहां पे। 15 करोड़ लोगों के पास टॉयलेट नहीं है जाने के लिए, और बाकी जिनके लिए बनाया मोदी ने वो पब्लिक टॉयलेट्स है, घर के अंदर नहीं है। उनका हाल देख लें जाके क्या है, झोपड़पट्टियां भी वही है। तो डिस्पैरिटी वहां पे जितनी वेल्थ है, 900 बिलियन है, 800 बिलियन डॉलर है, जितनी भी है वेल्थ, वो 100 खानदानों के अंदर है, नीचे तक नहीं है। आप मोदी, अडानी, टाटा, बिरला, विमल, ये 100 फैमिलियां अलग कर दें तो 1 करोड़ 35 लाख लोग जो है तब भी फाका कर रहे होंगे। तो ये जो कंपैरिजन है वो फेल्ड स्टेट खुद भी है, बस ये एक उनके फिगर्स फाइज्ड है, अच्छा फिगर्स फाइज्ड है, गलत फिगर्स देते। वो क्या करते हैं कि हर साल अपना जीडीपी बढ़ा के दिखाते हैं। तो जो 90 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोग जो स्टेट से खाना खा रही हैं, उनका भी वो 10% ऐड कर देती है। तो वो कागजों के ऊपर उनका बहुत लग रहा है, लेकिन कहाँ है इतना उनका बजट? अच्छा, अभी जो दूसरी चीज़ है, हम मिडिल ईस्ट में मतलब सऊदीया से तो हमारे ताल्लुकात हैं, हम उन्हीं रेमिटेंस पे हमारी बहुत ज़्यादा हम रिलाय करते हैं। दूसरा सऊदी अरब के बाद यूएई है। ये जो हमने कुछ पैसे लिए थे जिसका हम इंटरेस्ट भी भर रहे थे, अब वापस देने की बात हमने की है, ये जो मुश्किल इम्पैक्ट है, फिर हम किसी का सहारा लेंगे, सऊदी अरब से पैसे मांगेंगे या हमें खुद जनरेट करना? दे सकते हैं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, मैं ज्यादा आपके लिए मुश्किल नहीं करना चाहता। आपने नया ने शुरू किया, ऐसा नहीं ना होता कि कल को आपका बंद हो जाए। लेकिन मैं बड़ा क्लियर हूँ कि यूएई हमेशा से पाकिस्तान के साथ 2 नंबरी करता है। आईडी यूएई ने पहले एमक्यूएम को, अल्ताफ हुसैन को पैसे दिए कराची को खराब करने के लिए, कत्लो गारत कराने के लिए, बुरी बंद लाशें, ताकि हांगकांग की जितनी इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो दुबई ना जाए, दुबई चली जाए। और वही हुआ दुबई में। पिछले जब से एमक्यूएम आई है, दुबई की इन्वेस्टमेंट शुरू होगी, क्योंकि उसने कराची आना था, ठीक है ना। उसके बाद अभी पीएलए को कौन सपोर्ट कर रहा है, टीटीपी को कौन पैसे दे रहा है, हमारे एतसलात लिया गया, उसके पैसे आज तक पूरे नहीं दिए। और एतसलात की वजह से उनको 5 और लाइसेंस मिल गए और $100 बिलियन से ज्यादा कमा चुके हैं। फिर पाकिस्तानियों को 3-3 साल वीजा कैंसिल किए हुए थे, किया था। ये ऐसी कोई बातें नहीं, इनका मेरा मुंह ना खुलवाए इनके ऊपर ज्यादा। और दूसरा जो है ना, ये अभी इनको क्या प्रॉब्लम है, इन्होंने क्यों मांगी है? क्योंकि पिछले 1 महीने में कराची पोर्ट जो है वो इतना पैसे बना गया जितना 2 साल में नहीं उसने बनाई। सारा ट्रैफिक इधर आ गया, तो इनको ये लग रहा है कि जनाब कराची अगर शुरू हो गया तो फिर जबल पोर्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये करा पाकिस्तान की दुश्मनी है इनकी। हालांकि पाकिस्तानी ना होता तो यूएई का होगा। हाँ। ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड में जो सड़क बनाई है वो तो हमारे मजदूर ने बनाई है। ये जो बड़े बड़े ग्लास बिल्डिंग और प्लाजा है, ये हमारे पठानों ने बनाई है जाके। ये पठान है हमारा मजदूर, भुट्टो दौर से हम और जो अपना अपनी जान मार के उसने इनको बनाया। और इन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए, जिस तरह से उनको रखा है, जिस तरह से उनको छुट्टी का टाइम है, ये वो सारा ये नहीं नजर आता लोगों को। ये एहसान कर रहे हैं को हम पे। अच्छा, ये जो इस्लामिक नेटवर्क प्रोग्राम बंद होएगा, मैं तो बोलता नहीं नहीं, मैं तो आपके साथ ही बंद हो गया, तो मैं फिर आपके साथ हूँ। मैं नेटो, जो इस्लामी नेटो की बात होती है, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब, ये भी इस पूरी जंग के बाद कुछ एक इम्पैक्ट बन सकता है, ये जो बात की जा रही है कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम? देखिए, बात यह है कि मैंने आपको पहले कहा था कि पाकिस्तान अब मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया का हेड है। ये इस्लामिक नेटो जो है, ये ज़रूरत है, ये अब ज़रूरत है, और इसको एक्टिवली वर्कआउट करना पड़ेगा।
इसमें टर्की भी, सऊदी अरेबिया भी, इजिप्ट भी, पाकिस्तान भी, और भी ममालिक आएंगे इसमें। इन सब को अपनी अपनी सिक्योरिटी चाहिए। और यह है कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और हमने तो एक ही चीज़ सीखी है, आपके मुल्क में एक फ़ौज ज़रूर हो। अगर आपकी फ़ौज ना हो तो वो दुश्मन मुल्क की फ़ौज होती है। फ़ौज थी, बिल्कुल। तो इस्लामिक कंट्रीज़ को तो कुछ ना कुछ तो डिफेंस चाहिए। डिफेंस चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, मुबशर लुकमान साहब ने आपको वो बातें बताई हैं जो नॉर्मली आपको सुनने को नहीं मिलेंगी, हकीकत पर मबनी। सो हमारी भी दुआ है कि एक इस्लामिक नेटो बने और पाकिस्तान का ये जो किरदार है वो दुनिया में ज़्यादा अरसे तक हमेशा के लिए नज़र आता रहे।